गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स के कोर्स के सिलसिले में जिस पेपर पर हम लोग बात करते आ रहे हैं वो BHIC 131 है, और इसमें हम बिल्कुल इब्तदाई दौर से लेकर 300 क़ब्ल मसीह तक हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में गुफ्तगू करते आए हैं। और आज का हमारा ये क्लास इस यूनिट का आखिरी क्लास है, जिसमें हम क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे तमिल अदब के हवाले से, तमिल ज़बान का इर्तिक़ा कैसे हुआ और तमिल में एक अदबी तहक़ीक़ात का आगाज़ कहाँ से होता है, और इस पर और इसके जो अलग अलग नुकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उस पर बात करने के बाद क्लास के दूसरे हिस्से में हम लोग एक तरह का रैप अप सेशन रखेंगे कि अब तक जो 18 यूनिट्स हम लोगों ने पढ़े या जिस पर हम लोगों ने बातचीत की, उसमें क्या ऐसी अहम बातें हैं जिन पर गौर करना लाजमी है और जिससे आगे आपको अपने स्टडी मटीरियल को समझने में और उससे इस्तेफादा करने में आसानी होगी। तो आज इस एक क्लास के हम लोग 2 हिस्से रख रहे हैं, और पहले हिस्से में जैसा कि हमने आपसे कहा, हम लोग तमिल ज़बान और अदब की तरक्की के बारे में बात करेंगे। ये तो आपके जहन में होगा ही कि पिछले 2 क्लासों में या 2 लेक्चर्स में हम लोग जो बात करते रहे हैं उनका ताल्लुक़ दक्कन और जनूबी हिंद से है, और जनूबी हिंद की जितनी भी ज़बानें हैं उनमें सबसे कदीम ज़बान तमिल ज़बान है। तमिल के सिलसिले में जो इब्तदाई मालूमात हमें हासिल होती हैं वो कुछ कतबात के ज़रिए से हमें मिलती हैं, इंस्क्रिप्शंस का एविडेंस है, और जो दूसरा ज़रिया है और जो कुछ इर्तिक़ाई अमल के बाद का दौर है, यानी जब कुछ ये ज़बान इवॉल्व कर चुकी होती है, इसको एक तरक्की की सूरत इसको हासिल हो चुकी होती है, तब फिर हम अदब की बात देखते हैं। और ये अदब ज़्यादातर शेरी अदब है, पोइट्री है, और इसकी अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं तमिल ज़बान की शायरी के, तो हम लोग उन पर भी बात करेंगे। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि तमिल ज़बान और अदब को समझने के लिए हमारे पास दोनों तरह के माखज़ हैं। एक तरफ कतबात में जो मालूमात हैं वो हमें मिलती हैं, और दूसरी तरफ जो अदबी तख्लीक़ात हैं, शेरी तख्लीक़ात हैं, उनमें भी हमें इस ज़बान के आगाज़ और इसकी इर्तिक़ा के बारे में जानने की सूरत मिलती है, जानने का ज़रिया मिलता है। तो ये 2 माखज़ हैं, 2 मेजर सोर्सेज हैं तमिल ज़बान और अदब के स्टडी के लिए या उसके मुताले के लिए। तो जैसा हम आपसे कह रहे थे, जो इब्तदाई दौर है, यानी जहाँ से आगाज़ होता है, वो 3वीं सदी क़ब्ल मसीह या 3rd सेंचुरी BCE का ज़माना है। और इस ज़माने में हमारे सामने कुछ कतबात हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख हैं जो मदुरई के इलाके में कुछ पहाड़ियों से हासिल हुए हैं या कुछ पहाड़ियों में मिले हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पहाड़ियाँ हैं इनमें बहुत सारे गार हैं, केव्स या गुफाएं हैं, और अक्सर इनमें इन गारों के अंदर इबादतगाहें बनी हैं, पूजा के मकाम है, या आप कह सकते हैं कि मंदिर हैं। और ये जो मंदिर हैं या ये जो इबादतगाहें हैं गार के अंदर,
इनकी दीवारों पर कदबात हमें मिले हैं, यानी जो माहिरीन हैं आसार कदीमा के, उन्हें ये कदबात मिले हैं। इन कदबात का ताल्लुक बौद्ध और जैन मजहब से है। ऐसे लोग जो बौद्ध मजहब के मानने वाले थे या जैन मजहब के मानने वाले थे, उनकी जो इब्तिदाई इबादत गाहें हैं वो गारों में ही बनी थी। ये दौर यानी तीसरी सदी क़ब्ल मसीह का जो दौर है, उसमें बौद्ध और जैन मजहब के मानने वालों का जुनूब की तरफ माइग्रेशन या उनकी हिजरत या उनका सफ़र शुरू होता है। आप जानते हैं कि ये दोनों ही मजहब शुमाली हिंदुस्तान में मगध के इलाके से शुरू हुए थे और फिर रफ्ता रफ्ता इनका एक्सपेंशन हुआ, इनकी तौसी हुई और इस तौसी के अमल में दक्कन और जनूबी हिंद में भी बौद्ध और जैन मजहब के असरात पहुँचे। तो ये इब्तिदाई दौर है और इस दौर में कुछ मंदिर या इबादत गाहें बनाई गई, गारों के अंदर बनाई गई और इनमें कुछ कदबात हैं। अब इन कदबात की जो एक खासियत है, जो आप स्लाइड में दूसरे नंबर पर देखेंगे, कि इनमें अक्सर संस्कृत, पाली और प्राकृत, इन तीनों ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, लेकिन इनकी जो लिपि है या स्क्रिप्ट है, जो रस्मुल ख़त है, वो तमिल है। इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि जिन लोगों के लिए ये गार या ये इबादत गाहें बनाई गई थी, वो ऐसे लोग थे जो अभी यानी उस वक्त मकामी ज़बान से बहुत अच्छी तरह आशना नहीं थे। यानी वो लोग थे जो शुमाली हिंद से आकर यहाँ बस रहे थे और इनके लिए शुमाली हिंद की जो ज़बानें थीं, संस्कृत हो या पाली और प्राकृत हो, ये ज़बानें ज़्यादा आम फहम थीं, इसलिए कदबात में इन ज़बानों के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात ये कि जो आप फिर स्लाइड में देखेंगे तीसरे नुक्ते के तौर पर है कि इन कदबात में जो बातें लिखी गई हैं, जो तहरीर है, उसमें पुराणों के और महाभारत के असरात मिलते हैं। यानी पुराणों में जो मालूमात हैं और फिर महाभारत की जो पूरी दास्तान है, उसके हवाले जा बजा इन कतबात में मिलते हैं और इससे ये अंदाज़ा होता है कि न सिर्फ ज़बान के मामले में बल्कि जो मजहबी अफकार थे, ख्यालात थे, उनके मामले में भी इस इब्तिदाई दौर में शुमाली हिंद का असर जनूब में रहा है। तो ये इब्तिदाई दौर है और जैसा कि हमने आपसे कहा, यहाँ एक इर्तिका का अमल है, कुछ शुमाली हिंदुस्तान के असरात हैं और किसी हद तक मकामी असरात हैं और इनके बाहमी इम्तजाज से, इनके आपसी मेल से एक नई ज़बान वजूद में आती है और फिर इसको तरक्की हासिल होती है। अब जो दूसरा दौर है, यानी तमिल ज़बान में अदबी तख्लीक़ात का जो दौर है, लिटरेचर का जहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है, वो संगम का ज़माना है। अब ये लफ्ज़ संगम दरअसल आलिमों की जमात के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर आप इसका लफ्ज़ी माने देखें तो एक तरह का कॉलेज, एक ऐसी जगह जहाँ कई आलिम, कई स्कॉलर्स साथ बैठते थे और फिर इनके ज़रिए जो मुख्तलिफ शेरी तख्लीक़ात थी, ऐसा कलाम जो ज़बानी तौर पर पढ़ा और दोहराया जाता रहा था, उसकी तदवीन की जाती थी, यानी उसको कंपाइल करते थे और एडिट करते थे। जैसे मुख्तलिफ नज़में जो थीं, ज़ाहिर है कि उनके जो कंटेंट्स थे, उनमें जो बातें कही गई थी,
उनमें कहीं कहीं वेरिएशंस थे, फर्क था। तो उस फर्क में एक हमाहंगी बनाने के लिए, यानी उस फर्क के साथ साथ एक ऐसे नैरेटिव या एक ऐसे बयानिया को बनाने में जो कि मोतबर भी हो और जिसमें सभी बातें शामिल भी हों, इसके लिए एक अदबी काविश ज़रूरी थी। और ये काविश संगम में जो आमिल थे उनके ज़रिए की जाती थी। अब संगम की जो तारीख है, यानी इसकी जो हिस्ट्री है, वो बहुत वाज़ेह नहीं है, मुबहम है। और इसकी तारीख अगर आप देखें तो ये कई सदियों पर मुहित है, कई शताब्दियों पर फैली है। और इसका जो सबसे बेहतर दौर है या जो सबसे तरक्की याफ्ता दौर है, वो चोल बादशाहों के ज़माने में हमें मिलता है। चोल बादशाहों का जिक्र हमने इससे पहले लेक्चर में किया है और आपको उनके बारे में पता है। तो आप ये देखेंगे कि तकरीबन ईसवी सदी के आगाज से लेकर 9वीं या उससे कुछ कबल सदी के अरसे में मुख्तलिफ कोशिशें हुई और हमें 3 संगम के बारे में, 3 ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में जब शेरी कलाम की तदवीन की गई, उसके 3 संगम के हमें हवाले मिलते हैं। लेकिन इनकी सही तारीख का तयन मुश्किल है। तारीख में बाद ऐसे मामले होते हैं, बाद ऐसे दौर होते हैं जिनके बारे में बहुत तफसील से मालूमात हमें नहीं मिलती हैं। तो वहाँ पर हमें किसी हद तक एक कमी का एहसास होता है। लेकिन इससे जो बुनियादी बयानिया है, यानी जो बेसिक नैरेटिव है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। तो शुरू में 3 संगम थे, जैसा कि आपसे हम कह रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये 3 जो अलग रिवायतें थीं, ये एक संगम में, यानी एक कॉलेज में जम हो गई, आपस में एक साथ मिल गई। और इस तरह से जो संगम लिटरेचर था या संगम दौर का जो अदब था, उसकी एक हतमी सूरत या उसकी एक फाइनल शेप उसका बन गया। और यही तमिल अदब की बुनियाद है। तमिल अदब की जो तरक्की है वो इसी संगम की अदबी तख्लीक़ात से या अदबी काविशों से शुरू होती है। अब संगम अदब में जो चीज़ें शामिल हैं, उनमें 3 चीज़ें हैं जिनको अहम मकाम हासिल है। आपके सामने स्क्रीन पर जो स्लाइड है, उसमें आप देखेंगे कि जो बहादुर लोग थे, जो ऐसे जंगजू थे, यानी ऐसे ब्रेव वॉरियर्स थे, ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की थी, जिनके काबिल ज़िक्र कारनामे थे, फतूहात थीं या दीगर ऐसी हुसूलियाबियाँ थीं, एडवेंचर्स हैं, कॉन्क्वेस्ट हैं, अचीवमेंट्स हैं। इन तमाम बातों को दर्ज करने या इनका इंदराज करने, इनको रिकॉर्ड करने और फिर इनकी तारीफ और तौसीफ बयान करने का काम, ये पहला अहम काम था संगम अदब के हवाले से। ये कुछ उसी तरह की चीज़ है जिसे आप बाद में शुमाली हिंदुस्तान में जब हिंदी अदब के इर्तिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप इसे वीर गाथा काव्य के नाम से शुमाली हिंदुस्तान में हिंदी के हवाले से जानते हैं। यानी जो बहादुर थे, जो शजी अफराद थे, उनके हवाले, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, उनके फसाने, ये इसमें शामिल थे। और संगम अदब के जो अलग अलग किस्में हैं, उसमें एक बड़ी किस्म ये थी। फिर इसमें जो दूसरा पहलू था, उसका तहजीब व सकाफत से कहीं ज़्यादा ताल्लुक था। पहला पहलू जिसके बारे में अभी हमने आपसे बात की, वो सियासी तारीख के हवाले से था। आप उसे तारीख कहिए या आप उसे फोकलोर कहिए, अवामी किस्से कहानी कहिए, लेकिन उसका जो ताल्लुक था वो ज़्यादातर
सियासी ज़िंदगी से, लड़ाइयों से, फतवाहत से था। दूसरी जो किस्म है उसमें तहज़ीब की ज़्यादा नुमाइंदगी है, और जो अवामी रिवायतें थीं और जो अक़दार थे, जो वैल्यूज़ थे, जो ट्रेडिशंस थे आवाम के बीच या आम लोगों के बीच, उनका इजहार भी इन शेरी तसनीफ़ात में हुआ है। इससे हमें उस ज़माने का जो माशरा था, उस ज़माने की जो एक फ़िक्र थी, उस ज़माने में जो मासर हालात के हवाले से लोगों की एक फ़िक्र थी या लोगों का एक रिस्पॉन्स था, उसके बारे में हमें पता चलता है। और फिर जो तीसरा हिस्सा है, वो हिस्सा जब संगम अदब एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत ही तरक्की याफ्ता शक्ल में आ जाता है, तो वहाँ वो एक तारीख़ी माखज़ या एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाता है। यानी इससे पहले की जो बातें हैं उनकी अपनी अहमियत है, मगर वो एक मुस्तनद तारीख़ की मालूमात का ज़रिया नहीं बन सकती। ऑथेंटिक हिस्ट्री पर उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्रेडिशंस हैं, फोकलोर है, ओरल नैरेटिव्स हैं, लेकिन जो उसका तरक्की याफ्ता अहद है उसमें ऐसी तसनीफ़ात हमें मिलती हैं जो मुस्तनद तारीख़ी माखज़ के तौर पर है। और इसमें दो तसनीफ़ों का नाम अहम है। एक है सिलपी दीक्रम और दूसरी है मनी मैकलाई। दोनों नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देखेंगे। इन दोनों के ज़रिए हमें चोल हुक्मरानों की जो इब्तिदाई तारीख़ है उसके बारे में भी मालूमात मिलती हैं, और फिर यहाँ से चोल हुकूमत एक मुनज़्ज़म सूरत इख्तियार कर लेती है, एक रियासत का क़याम हो जाता है, उसके बारे में भी हमें मालूमात मिलती है। लेकिन चोल सल्तनत की तौसी का जो ज़माना है, यानी चोल एम्पायर का जो ज़माना है, उसके लिए फिर हमारे माखज़ अलग हो जाते हैं। वो ज़माना भी बाद का है, तकरीबन 9वीं-10वीं सदी ईस्वी का है, तो उसके माखज़ अलग है। लेकिन जो इब्तिदाई तारीख़ है चोल हुक्मरानों की, उसके लिए ये दोनों माखज़ हमारे लिए बहुत कारआमद है। जब संगम अदब के साथ साथ एक और अदबी रिवायत तमिल ज़बान की बनी रही है, जिसे हम भाट कवियों की रिवायत कहते हैं या बार्डिक लिटरेचर के तौर पर इसे देखते हैं। ऐसे शायरों की तसनीफ़ात हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर आना जाना करते रहते थे। कुछ इनमें ऐसे थे जिन्हें मकामी सरदारों या हुक्मरानों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, सरपरस्ती हासिल थी। तो ये इस किस्म के जो भाट थे वो बुलावर कहलाते थे, और कुछ थे जो अवामी तौर पर अपनी शेरी तसनीफ़ात वज़ा करते थे, तो वो पनार कहलाते थे। तो यहाँ भी आप देखिएगा कि जो शायर थे या उस ज़माने के जो आप कह सकते हैं गवैये थे, भाट ऐसे लोग थे जो अलग अलग मकामों पर अपनी तसनीफ़ात को गा कर लोगों को सुनाते थे। तो ये गवैये भी थे, ये शायर भी थे। इसमें भी आप देखिएगा कि दो दर्जे हैं। जो पुरवर हैं वो ज़्यादातर हुक्मरानों के मुताल्लिक़ लिखते हैं, उन सरदारों के मुताल्लिक़ लिखते हैं जिनकी सरपरस्ती उन्हें हासिल थी। और जो अवामी शायर हैं या अवामी गवैये हैं, जो पनार कहलाए, वो फिर अवाम की ज़िंदगी के बारे में बयान करते थे, और इससे हमें उस ज़माने के माशरे के बारे में, कुछ अक़दार और रिवायतों के बारे में मालूमात हमें हासिल होती हैं। तो अवामी ज़िंदगी का ज़िक्र इन भाट शायरों या भाट कवियों की तसनीफ़ात में भी हमें मिलता है, और इसमें आम लोगों के बारे में भी ज़िक्र है, और जो हुक्मरान तबका था, ज़रूरी नहीं कि वो बादशाह रहे हों, लेकिन जो सरदार थे, जो बड़े अशराफिया के जो लोग थे, उनके मुताल्लिक़ भी इसमें मालूमात हासिल होती हैं। तो अगर इन दोनों को हम लोग ज़हन में रखें, जो पुलावर है और जो पनार हैं, दोनों की
शेरी तख्लीक़ात को हम लोग अगर जहन में रखें तो माशरे के दोनों ही तबकों के बारे में, अशराफिया के बारे में भी और जो अवाम थे उनके बारे में भी इसके ज़रिए, इन शायरी के ज़रिए या इन शेरी तख्लीक़ात के ज़रिए हमें काफ़ी मालूमात हासिल होती हैं। तो ये भी एक तारीख़ी माख़ज़ है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो लोग थे, इनकी शेरी तसनीफ़ात एक लंबे अरसे तक चलती रही, एक कई सदियों का ये इर्तिक़ाई अमल है, और इसके बाद ही ये जो शेरी तख्लीक़ात हैं वो एक मुस्तनद शक्ल हासिल कर सकें, और तब इनके दो बड़े कलेक्शंस या दो बड़े कंपाइलेशंस, एंथोलॉजी जिसे हम कहते हैं, यानी शेरी तख्लीक़ात का जो एक मजमुआ हुआ, ऐसे दो बड़े कलेक्शंस पैदा हुए, और इनकी जो सूरत है वो मसनवी जैसी है। मसनवी आप जानते हैं कि ऐसी तवील दास्तान होती है जिसे नज़्म की शक्ल में या शायरी के ज़रिए से बयान किया जाता है। तवील दास्तानें, तवील बयानियाँ, और वो शेरों के ज़रिए बयान की जाए। तो दो कंपाइलेशंस हैं, दो ऐसे दीवान तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि दीवान किसी एक शायर का होता है और यहाँ मुख्तलिफ शोरा की या गवैयों की तसनीफ़ात हैं। हम इसे उमूमी तौर पर अगर देखें तो बयास कह सकते हैं, हालांकि बयास की भी अलग सूरत होती है, लेकिन इन दोनों के बीच की एक चीज़ है, ना ये बिल्कुल दीवान है ना ये बयास है, ये एक मजमुआ, शेरी मजमुआ अगर हम इसको कहें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। तो ये दो ऐसे शेरी मजमुए हैं जो मुस्तनद तौर पर तमिल अदब की इब्तदाई तारीख़ के हवाले से अहमियत रखते हैं। इनमें एक मजमुआ 8 मसनवियों का है जो एट्टू तोगई कहलाता है। एट्टू तोगई, स्पेलिंग आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें 8 मसनवियाँ शामिल हैं, और फिर जो दूसरा मजमुआ है वो पत्तुप पत्तू के नाम से जाना जाता है। पत्तप पत्तू या 10 मसनवियाँ। अब ये जो दोनों मजमुए हैं मसनवियों के, एक जगह 8 मसनवियाँ हैं, एक जगह 10 मसनवियाँ हैं, ये दोनों ओरल ट्रेडिशंस पर या ज़बानी रिवायतों पर मबनी है। ये एक मुस्तनद तारीख की सूरत में अभी नहीं है। अभी तमिल अदब उस दौर में नहीं पहुंचा है जहां सिर्फ दीक्रम या मनी मकई जैसी किताबों की तवक्को कर सकते हो। अभी भी इर्तिका का अमल है, और ये जो दोनों मजमुए हैं मसनवियों के या शेरी तसनीफ़ात के, वो तारीख़ का एक माखज़ तो हैं, कुछ रोशनी तो उस ज़माने के हालात पर इनसे पड़ती है, लेकिन ये मुस्तनद तारीख़ नहीं है। मुस्तनद तारीख़ इसलिए नहीं है कि तारीख़ के तयन के जो पैमाने होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे हम हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं, वो पैमाने इनमें हमें नहीं मिलते हैं। ये बुनियादी तौर पर ज़बानी रिवायतों का एक मजमुआ है, ओरल ट्रेडिशंस को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। अब ज़बानी रिवायतें जो होती हैं उनमें कुछ मुश्किलों का हमें सामना होता है। मिसाल के तौर पर जिस रिवायत का हम मुताला कर रहे हैं या जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसका दौर क्या है, किस ज़माने में लिखी गई है, और जिस शक्ल में हम अभी देख रहे हैं क्या वही उसकी असल शक्ल है, वही उसका ओरिजिनल फीचर है, या वक्त गुजरने के साथ उसमें और चीज़ें भी जोड़ी गई हैं जिसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं, यानी बाद में शामिल की गई चीज़ें। तो अब जो मतन है यानी जो कंटेंट है उसको तय करने में ये मुश्किल होती है कि ये पूरा का पूरा मतन, ये पूरा कंटेंट एक ही दौर में लिखा गया है, और अगर लिखा गया एक ही दौर में तो फिर किस दौर में लिखा गया है, और अगर किसी एक दौर में ही नहीं लिखा गया है, इसमें बाद में भी अज़ाफ़े होते रहे हैं, तरमीमें होती रही हैं, नई बातें शामिल की जाती रही हैं, तब फिर यह सवाल उठ जाता है
कि ये तब्दीलियां कब आई और कैसे। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जो इस बात को मुश्किल बना देते हैं कि हम इनके अदवार या इनके पीरियड को सही तौर पर तय कर सकें। यानी अदवार के तयन की दुश्वारियां हमें दरपेश होती हैं। मालूमात तो हमें मिल जाती हैं और एक उमूमी अंदाज़ा भी हमें मिल जाता है, लेकिन उसको हम सही तौर पर तारीखी फ्रेमवर्क कहिए या जो एक तारीखी तरीका होता है समझने का, जो क्रोनोलॉजी या तकवीम की बात होती है, उस मेयार पर ये पूरी नहीं उतरती है। और इसीलिए जैसा कि हमने आपसे कहा, ये एक मुस्तनद माखज़ नहीं है, गर्चे मालूमात का एक अहम ज़रिया ज़रूर है। अब इसके बाद ये जो शेरी मजमूए हैं, उनमें फिर दो बड़े डिस्टिंक्शंस हैं, दो अलग अलग तरह की तसनीफ़ात हैं, दो किस्में हैं। इनमें एक या पहली जो किस्म है वो अकम के नाम से जानी जाती है। अकम साहित्य या अकम अदब, लिटरेचर, संगम अदब का ही एक हिस्सा है। और उसी का एक दूसरा हिस्सा है पुरम। अकम और पुरम ये दो अलग अलग दर्जे हो जाते हैं, दो अलग अलग ज़िमनी हिस्से हो जाते हैं संगम अदब के। और इसमें जो अकम है वो खुद फिर 5 हिस्सों में मुनक़सिम है। इनके और फर्दर सब डिविजन्स हैं, लेकिन उमूमी तौर पर अगर हम लोग देखें, एक ब्रॉड ओवरव्यू अगर हम लोग लें, तो अकम के तहत जो अदब आता है उसमें ज़्यादातर रिवायती बातें हैं, इश्क और मोहब्बत की बातें हैं, हिज्र और विसाल की दास्तानें हैं। तो एक तरह से ये आप इसे कहिए कि इश्क के हवाले से या इंसानी जज्बात का ये जो एक पहलू है उसके हवाले से ये तसनीफ़ात हैं। और जो पुरम है उनका मौजू थोड़ा अलग है। इनमें देवताओं के बारे में ज़िक्र है, इंसानों के बारे में ज़िक्र है, जो हशरातुल अर्ज़ हैं या जो क्रिएचर्स हैं, द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, इनके बारे में ज़िक्र है। ज़िंदगी का तौर तरीक़ा, उसके बारे में ज़िक्र है, लोगों का रहन सहन, किस तरह के लोगों का, किस तरह की चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये जो एक प्रैक्टिकल लाइफ थी, अमली ज़िंदगी थी, उसके बारे में मालूमात होती हैं। फिर जो कुछ फ़नून की बात है, जो मौसीक़ी की बात है, म्यूज़िक की बात है, किस तरह की मौसीक़ी थी, क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका इस्तेमाल होता था मौसीक़ी के लिए, साज़ क्या थे, तो मौसीक़ी क्या थी, साज़ क्या थे, ये चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। और इस तरह अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो इंसानी जज्बात और ख़यालात हैं, जिन्हें हम इश्क और मोहब्बत और हिज्र और विसाल की दास्तानों में देख रहे हैं, जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स हैं, उनका भी हवाला हमें मिलता है। और फिर जो आप कहें कि मंडेन अफेयर्स ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी के जो उमूमी मामूलात हैं, उनके बारे में भी हमें ज़िक्र मिलता है। देवताओं की कहानियाँ हैं, इंसानों के बारे में है, अशरातुल अर्ज़ के बारे में है, तौर तरीक़े के बारे में है, किस तरह के औज़ार, किस तरह के सामान इस्तेमाल में थे, क्या तर्ज़ रहाइश था। यानी सारी चीज़ें जो किसी भी इंसानी जमात की एक जो उसका जो मटीरियल कल्चर होता है, यानी उसकी तहज़ीब का वो पहलू जो माशियात से जुड़ा है, उसके बारे में भी, और ऑफ कोर्स जो उसके देवता हैं या उसका जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, जो उसके मजहबी ख्यालात हैं, उनसे भी जुड़ा रहता है। तो ये दोनों ही चीज़ें शामिल रहती हैं हमारे इस बयानिया में। और ये संगम अदब का जो बिल्कुल पहले दौर का आप कहिए कि उरूज है, वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। और इसके बाद फिर जब चोल हुक्मरानों का अहद आता है, तो उनके ज़माने में और उनकी सरपरस्ती में तमिल अदब में फिर बहुत सारे नए फीचर्स आ जाते हैं, बहुत सारी नई सिफतें आ जाती हैं।
और जैसा कि आप जानते हैं, उस ज़माने में एक बड़ा मशहूर शायर था कंबन, जिसने रामायण का संस्कृत से तमिल में तर्जुमा किया। फिर 2-3 ऐसे शायर हैं जो बड़े मशहूर हैं, जिन्होंने तमिल की शायरी को या तमिल ज़बान की शायरी को एक उरूज अता किया। पंप हैं, पौंड हैं, रन हैं। लेकिन ये सारे नाम और ये सारी बातें बाद के दौर की, यानी कि 10वीं सदी ईस्वी के बाद की। ये तमिल ज़बान और अदब का बिल्कुल उरूज का ज़माना है। और अभी तक हम जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिस पर आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो तमिल ज़बान और अदब के इब्तदाई दौर है, जहाँ से इस ज़बान के हमें पहले असरात या इसके पहले एग्जाम्पल्स मिलते हैं, मिसालें मिलती हैं, और फिर कैसे रफ्ता रफ्ता शेरी मजमुओं का संगम अदब के तौर पर उसका एक मजमुआ बन जाता है, उसकी तदवीन होती है, एडिट होता है, और उसके बाद फिर इससे किस तरह की शेरी तसनीफात सामने आती। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो तमिल ज़बान और अदब के हवाले से हम आपके सामने रखना चाहते थे, और हमने इसके बारे में आपकी तवज्जो दिलाई। जो अहम नुकात थे उसके बारे में भी आपसे हमने कुछ बातें कही। और अब हम इस सेशन का जो दूसरा हिस्सा है उसे शुरू करना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था, इस दूसरे हिस्से में हम एक तरह का एक रैप अप करेंगे अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जब जिन बातों पर हम लोगों ने अब तक गौर किया है, इस पर गुफ्तगू होती रही है, उन बातों का एक मजमूई जायजा हम लोग लेंगे, एक ओवरऑल व्यू हम लोग लेंगे। तो आप इस बात को देखेंगे कि आपका ये जो पेपर है 131, इसमें एक बड़ी अहम खासियत ये है कि हिंदुस्तान में इंसानी तारीख के इर्तिका का जो अमल है, यानी ह्यूमन एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसको हम लोगों ने बिल्कुल इब्तिदा से एक ऐसे अहद तक देखा जब हिंदुस्तान एक मुत्तहिदा सल्तनत में बदल चुका था। तो कई अदवार हैं इसमें। हमने उस दौर को भी देखा जो क़बल अज़ तारीख या प्री हिस्ट्री कहलाता है। हम लोगों ने उस दौर की भी बात की जो नीम तारीख या प्रोटो हिस्ट्री का ज़माना है, और हम लोगों ने उस दौर की भी बात की जो सही मानों में तारीख या हिस्ट्री का दौर है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों ने बात की। अब इसको थोड़ा और हम आपसे वाज़ेह कर दें कि किसी भी जगह पर जब इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो उसके लिए वहाँ के जो जगराफियाई हालात होते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में शुमाली हिस्से में और जुनूबी हिस्से में इंसानी बस्तियों का आगाज़ अलग अलग वक्तों में हुआ है, क्योंकि शुमाली हिंदुस्तान के जो जगराफियाई हालात थे और जुनूबी हिंदुस्तान के, जिसमें दक्कन भी शामिल था, वहाँ के जो हालात थे वो काफ़ी मुख्तलिफ थे। हमने इस डिस्कशन में, इस पेपर में, सबसे पहले सोर्सेज या माखज़ की बात की, यानी तारीख़ का इल्म हमें किस बुनियाद पर होता है। हम पुराने ज़माने की बात करते हैं, पुरानी तहजीबों की बात करते हैं, तरक्की के बारे में बात करते हैं, तो आखिर किस बुनियाद पर। और हम लोगों ने देखा कि इसके लिए हमारे पास जो ज़रिया है मालूमात का, जिसे हम सोर्स या माखज़ कहते हैं, वो दो तरह से है। कुछ ऐसे माखज़ हैं जिनका ताल्लुक अदब से है, यानी लिटरेरी सोर्सेस, और कुछ हैं जिनका ताल्लुक आसार कदीमा से है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। अब जहां हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं या प्रोटो हिस्ट्री की भी बात करते हैं, तो वहां हमारे लिए जो आसार कदीमा है वही बुनियादी माखज़ है।
पुराने ज़माने के जो आसार रह गए हैं वो पत्थर के हथियारों और औजारों की शक्ल में हों या छोटे छोटे मकानात के सिलसिले में हों या बड़ी शहरी तहजीबों के, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात हम लोग करते हैं, इनके मुताल्लिक़ हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़मीन में की खुदाई के बाद, एक्सकवेशन के बाद हासिल होते हैं। यानी ये तारीख़ का वो दौर है, या आप कहें कि हमारे माजी का वो दौर है। तारीख़ तो थोड़ा सा एक अलग मामला है, अभी हम उसके बारे में फिर आपसे कहेंगे। यानी हमारी माजी का वो दौर है जो ज़मीन के नीचे दफन था और जिसके बारे में हमें मालूमात तब हासिल हुई जब ज़मीन के इस हिस्से में दबे हुए जो दफीने थे, जो आसार थे, उसे हमने बरामद किया। तारीख़ की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने तहरीरी सनद होती है, यानी जो वाक़े गुजरे हैं उनका बयान उसी ज़माने की अदबी या मजहबी या दीगर तसनीफ़ात में हमें मिलता है। और आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि 6वीं सदी क़ब्ल मसीह से हिंदुस्तान में तारीख़ का अहद शुरू होता है। इससे पहले का ज़माना क़ब्ल तारीख़ का ज़माना है और नीम तारीख़ी दौर है। नीम तारीख़ी दौर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तहज़ीब से ताल्लुक़ रखता है और क़ब्ल तारीख़ का जो दौर है वो हजरी अहद यानी स्टोन एज से लेकर हड़प्पा की तहज़ीब से कुछ पहले जो अमरी की तहज़ीब थी, अमरी कल्चर था, वहाँ तक आता है। ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो अहद हजरी है, स्टोन एज है, उसके 3 अदवार हैं, कदीम और वस्ती और जदीद, यानी पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इनका तयन हम लोग करते हैं इस बुनियाद पर कि जो उस ज़माने के हथियार या औजार मिले हैं वो कितने उम्दा हैं। अगर बहुत मामूली हैं तो कदीम ज़माने के हैं, उनसे कुछ बेहतर हैं तो वस्ती अहद के हैं, और जो बहुत ही उम्दा हैं वो फिर जो जदीद अहद है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। इसी ज़माने में इंसानी बस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, गाँव के आसार, सेटलमेंट्स के आसार मिलने लगते हैं, और यही सेटलमेंट्स जो हैं, ये जो आबादियाँ हैं, यही आगे चलकर अमरी फेज़ में बड़ी आबादियों में बदल जाती हैं और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का वक्त आते आते ये बड़े शहरों में बदल जाती हैं और हिंदुस्तान की तारीख़ में या हिंदुस्तान के माजी में पहला अर्बनाइजेशन या जिसे प्रथम नगरीकरण हम कहते हैं, पहला दौर शहरों के बसने का वो शुरू हो जाता है। इसके बाद एक ऐसा अहद आता है जिसे हम वैदिक अहद के नाम से जानते हैं, और जिसके बारे में जो हमारी मालूमात हैं वो 4 वेदों में दी गई जो तफसीलें हैं, जो डिटेल्स हैं, उससे हासिल होती हैं। ये एक अजीब सा तगय्युर रहा है, चेंज आया है कि जहाँ एक तरफ बहुत ही आला और बहुत ही उम्दा शहरी तहजीब थी, वहाँ उसके बाद कई सदियों तक एक खला है, और इसके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो वेदों में लिखी गई मालूमात पर मबनी है। लेकिन बहरहाल तहरीरें हैं और तहरीरों से उस दौर के सियासी हालात के बारे में, मईशत के बारे में, माशरे के बारे में, मजहबी अफकार और जो तौर तरीक़े थे, इबादत के जो तरीक़े थे, उनके बारे में पता चलता है। तो गोया इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर हमें मालूमात मिलती हैं, और ये मालूमात तहरीरी शक्ल में है, भले ही आसार कदीमा से इसकी तस्दीक न हो। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ट्वाइलाइट पीरियड है, हिंदी में जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, यानी जब सूरज डूब जाने के बाद और अंधेरा फैलने से पहले एक हल्की सी रोशनी आसमान में रहती है। तो ये ट्वाइलाइट जोन है जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के दरमियान है, जो हड़प्पा की तहजीब है और जो वैदिक ज़माना है। 6वीं सदी क़ब्ल मसीह से सही मानों में तारीख़ का आगाज़ होता है, और इसका सबब यह है कि उस ज़माने के जो वाक़यात हैं, उस ज़माने के जो हालात हैं, उनके बारे में हम असर
यानी कंटेम्पररी मुस्तनद तहरीरें हमें मिलती हैं। अब 3 अल्फाज पर आप गौर करें, हमअस्र यानी कंटेम्पररी, उसी ज़माने की, दूसरी मुस्तनद यानी ऑथेंटिक, जिन पर भरोसा किया जा सकता है, और तीसरी राइटिंग्स या तहरीरें। तो तारीख का ताल्लुक तहरीर से है, और ऐसी तहरीरें जो एक तक़वीम या क्रोनोलॉजी की बुनियाद पर हों, और उनमें जो मालूमात हैं उनकी तस्दीक और ज़रियों से भी हो सके। इस सिलसिले में जो पहला अहम माखज़ है वो बौद्ध धर्म से मुंसलिक या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ अदब है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। जैन लिटरेचर भी है, फिर ब्राह्मणिकल लिटरेचर है जो उपनिषदों के और उससे कबल ब्राह्मणों और आरण्यकों की शक्ल में है। तो तहरीरें वाफिर अंदाज में हमें मिल रही हैं, और तारीख़ी इर्तिक़ा का भी अमल बेहतर होता जा रहा है। चुनांचे हम देखते हैं कि 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में हिंदुस्तान में शहरी ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है, और ये अर्बनाइजेशन उमूमन ऐसी जगहों पर हो रहा है जो या तो नदी के किनारे के ज़रख़ीज़ इलाक़े हैं जहाँ खेती बड़े पैमाने पर होती है, या ऐसे इलाक़े हैं जो तिजारती शाहराहों पर बने हैं, यानी जो ट्रेड रूट्स हैं, ऐसे रास्ते जहाँ से ताजिर एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते थे। तो ज़राअत और तिजारत दोनों की तरक्की होती है, और इससे नई रियासतें बनती हैं, नए सेटलमेंट्स बसते हैं, और फिर यहीं से शुमाली हिंदुस्तान में 16 महाजनपद या 16 अजीम रियासतों का उरूज होता है। फिर इन रियासतों में बाहमी मुसाबकत है, म्यूचुअल राइवलरी है। इस राइवलरी के नतीजे में रियासतों और सल्तनतों की तौसी होती है, और मगध की जो सल्तनत थी वो रफ्ता रफ्ता एक वसी इलाके में फैल जाती है, और ये इंपीरियल हिस्ट्री का ज़माना शुरू हो जाता है। वो दौर जिसमें कि वसी सल्तनतों का क़याम होता है, जिनमें इक़्तिदार एक मरकज़ी सूरत में है, सेंट्रलाइज्ड है। ये जो अमल है इंपीरियल एक्सपेंशन का, ये और आगे रफ्ता रफ्ता अपने उरूज तक पहुंचता है, और जहां पर इस पर्चे को, इस पेपर को हम ख़त्म करते हैं, यानी 300 BCE के ज़माने तक, तो तब तक हिंदुस्तान की पहली एक आप कहें कि हमगीर सल्तनत या हिंदुस्तान गिर सल्तनत कायम हो जाती है, और इसके क़याम का जो क्रेडिट है वो मौर्य ख़ानदान के हुक्मरानों को जाता है, मौर्य डायनेस्टी को जाता है। जो सहरा है इसके क़याम का वो मौर्यों के सर बनता है। ये सियासी तारीख़ के बारे में कुछ देर बाद हम फिर आपकी तरफ आएंगे। इसी दौर में जो हम लोग 6वीं सदी क़ब्ल मसीह का दौर कह रहे हैं, उसी ज़माने में फ़लसफ़े और मज़हब के मामले में भी बड़ी अहम, बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं। उस ज़माने तक जो ब्राह्मणवादी मज़हब था, जो ब्राह्मणिकल फेथ था, उससे लोगों में किसी हद तक बेइत्मीनानी आ गई थी। लोग किसी नए मुतबादिल के बारे में सोच रहे थे, ऑल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी मज़हब था उसके जो अफकार थे वो उस दौर की जो समाजी हकीकतें थीं, सोशल रियलिटीज़ थीं, उनसे मुताबिकत नहीं रखते थे। एक कॉन्ट्रडिक्शन था जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था उसमें, और जो कंटेम्पररी यानी 6th सेंचुरी BCE के जो माशरे के और तहज़ीब व सक़ाफ़त के जो मामले थे, उनमें एक फ़र्क आ चुका था, एक दूसरे से जुदागाना बन चुके थे, और इसलिए एक मुतबादिल मज़हब के बारे में या एक मुतबादिल फ़लसफ़े के बारे में
एक माहौल बन रहा था और इसमें दो तरह की तब्दीलियां आई। एक तो ब्राह्मणवादी मजहब के दायरे में रहते हुए उपनिषदों के जरिए आत्मा और परमात्मा के बीच, यानी इंसान और उसके खालिक के बीच एक बराह रास्त ताल्लुक, एक डायरेक्ट रिलेशन की बात कही गई और किस तरह आत्मा का एक तरह से उत्थान या उद्धार हो सकता है, उसे निजात हासिल हो सकती है, मोक्ष का जो तसव्वुर था वो सामने आया। और जो मटीरियलिस्टिक लाइफ थी, जो तभी जिंदगी थी, उससे अलग एक रूहानी जिंदगी, एक स्पिरिचुअल लाइफ की बात सामने आई। और दूसरी जानिब ब्राह्मणवादी मजहब के दायरे से आगे बढ़कर एक तरह से उससे इनहराफ करते हुए, उससे डाइग्रेस करते हुए, बल्कि उसको रिजेक्ट करते हुए, उससे इनकार करते हुए महात्मा बुद्ध ने और महावीर ने कुछ नए अफकार सामने लाए, जिसमें कर्म या आपके अमाल पर, आपके एक्शन पर बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। तो जहां उपनिषदों में एक रूहानी, एक कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल ताल्लुक की बात कही गई थी, एक ऐसा ताल्लुक जो इस मादी दुनिया से परे था, और दूसरी तरफ बौद्ध और जैन मजहब में एक ऐसा रास्ता बताया गया जो इंसान के आमाल पर मबनी था। यानी आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपका मकाम इस यूनिवर्स में, या जो इस ये पूरी कायनात है उसमें आपका वही मकाम होगा जो आपके अपने आमाल के जरिए आपने हासिल किया है। तो एक तरफ डिवोशन की बात थी, अकीदत की बात थी, और एक तरफ एक्शन की बात थी, अमल की बात थी। अब इसमें बौद्ध मजहब और जैन मजहब को निस्बतन ज़्यादा कामयाबी मिली, और इनमें भी अगर आप देखेंगे तो बौद्ध मजहब को ज़्यादा कामयाबी मिली। और कई हुक्मरान जो थे, ख़ास तौर पर अशोक, बौद्ध मजहब की सरपरस्ती के लिए और उसको फ़रोग़ देने के लिए बहुत ही अहम मकाम रखता है। इसी तरह जैन मजहब के हवाले से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है, खारवेल का नाम मिलता है। तो कुछ बादशाहों की सरपरस्ती की वजह से और कुछ अपने दौर के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत रखने की वजह से इन दोनों मज़ाहिब को या इन दोनों अफकार खासी तरक्की मिली। और इनका असर फिर सकाफती ज़िंदगी पर भी पड़ा, कल्चर पर भी पड़ा। संस्कृत के अलावा उसके पैरेलल दो नई ज़बानों का उरूज हुआ, प्राकृत और पाली। पाली शुरू में बौद्ध मजहब के अदब की ज़बान थी और प्राकृत जैन मजहब के अदब की। ये और बात है कि संस्कृत का असर इतना वसी था और इतना देरपा था कि बाद के ज़माने में बौद्ध मजहब की भी जो तसनीफ़ात हैं वो भी संस्कृत में लिखी जाने लगी। ये लेकिन बहुत बाद की बात है, अर्ली मेडिवल पीरियड की बात है। जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें प्राकृत और पाली ये दोनों नई ज़बानें उभरी, इनको उरूज हासिल हुआ, और ये संस्कृत के पैरेलल एक नए अदब की तख्लीक का ज़रिया बनी। तो सकाफती ज़िंदगी में ये एक असर था। दूसरे ये कि जो वैदिक मजहब था, वेदों पर जो मजहब कायम था, उसमें मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, यज्ञ होते थे, देवताओं को खुश करने के लिए, उनकी रजामंदी हासिल करने के लिए मंत्र पढ़े जाते थे। इसलिए मंदिर जैसा कोई स्ट्रक्चर, कोई टेम्पल ना तो आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलता है, और वैदिक ज़माने में तो हम जानते हैं कि आसार कदीमा कुछ है ही नहीं, तो वहाँ भी कोई मंदिर नहीं है। लेकिन ऐसी इबादत गाहें जहाँ इज्तिमाई तौर पर लोग जमा हों और इबादत कर सकें, ये इसी ज़माने में शुरू होती है, बौद्ध मज़हब में भी और जैन मज़हब में भी। और बौद्धों के ज़रिए फ़न तामीर या आर्किटेक्चर में कुछ बड़े अहम काम किए गए।
मिसाल के तौर पर इबादतगाह के तौर पर चैत्य की तामीर बौद्ध मजहब के साथ शुरू हुई। शुरू में ये चैत्य गार के अंदर बने होते थे, बाद में ये अलग इमारतों के तौर पर बनने लगे। इसी तरह फन तामीर में एक नई सूरत स्तूप की शक्ल में आई। स्तूप ऐसे मकामों पर बनाए जाते थे जहां महात्मा बुद्ध के कुछ आसार दफन होते थे। फिर विहार बने जो एक तरह से दरसगाह थे या तालीमगाह थे जहाँ भिक्षुओं को बौद्ध मजहब की तालीम मिलती थी। या इन सब के साथ साथ जैन मजहब के हवाले से मंदिरों की तामीर हुई, मगर इस बड़े पैमाने पर नहीं। जैन मंदिरों का जो बेहतर या उरूज का दौर है वो और बाद में आता है। लेकिन हिंदुस्तानी फन तामीर को हड़प्पा के बाद अगर कुछ नई इमारतें, कुछ नई शक्लें हासिल होती हैं तो बौद्ध मजहब के ही असर से। अब इससे पहले आपसे जब हम सियासी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे तो मौर्यों के मुताल्लिक हमने आपसे कहा था, और हमने ये भी आपसे कहा था कि मौर्य हुक्मरानों ने पहली हिंदुस्तान गीर सल्तनत का, पहले ऑल इंडिया एम्पायर का क़याम किया। इतनी वसी सल्तनत इससे कबल हिंदुस्तान में कोई नहीं रही थी। और आप उस ज़माने के दुनिया के नक्शे को भी अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, इतनी वसी मरकजी सल्तनत आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी हुसूलियाबी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मौर्यों के ज़माने में ये भी हुआ कि इंतज़ामी उमूर में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के मामले में नए तजुर्बे हुए और बड़े कामयाब तजुर्बे रहे। इतने वसी सल्तनत पर हुकूमत बनाए रखने के लिए नए अदारे बने, नई फिक्र का आगाज़ हुआ। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इन तमाम पहलुओं पर जिक्र मिलता है। इसी ज़माने में बैरूनी दुनिया से हिंदुस्तान का ताल्लुक़ शुरू होता है। एक ताल्लुक़ तो सिकंदर के हमले के साथ है, मगर वो वक्ती है। दूसरा ताल्लुक़ है जब यूनान के सफ़ीर या मुसाफिर हिंदुस्तान आने लगे, चंद्रगुप्त के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, दशरथ के दरबार में। तो हिंदुस्तान अपनी जगराफियाई हदूद से आगे की दुनिया में भी अपनी एक पहचान बना सका। और फिर अशोक ने तो इसको उरूज पर पहुंचा दिया। एक फलाही सल्तनत का क़याम हुआ, अमन और हमाहंगी की बात हुई, माशरे में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रियासत की तरफ से पहल की गई, इब्तिदा की गई। और इस तरह एक मजमूई तौर पर आप देखें तो एक बड़ी सल्तनत का क़याम हुआ, एक अच्छे इंतज़ामिया का क़याम हुआ, फलाही रियासत का क़याम हुआ, बैरूनी मुल्कों से ताल्लुक़ात कायम हुए। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो हिंदुस्तान में तारीख़ी इर्तिक़ा के दौर को एक नुक़्ते उरूज तक पहुँचा देती हैं। और यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर इस नुक़्ते पर आकर या इस मकाम पर आकर शुमाली हिंदुस्तान की तारीख़ का मुताला इस पर्चे के लिए ख़त्म करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख़ सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान की ही तारीख़ नहीं है, दक्कन और जनूबी हिंदुस्तान भी इसका अहम हिस्सा है। तो ये भी एक बात गौरतलब है कि जब मौर्यों की हुकूमत का खात्मा हुआ तो मरकज़ी सल्तनत की जगह छोटी छोटी रियासती सल्तनतें बन गई, छोटे छोटे इलाकाई आ गई, इलाकाई सल्तनतें बन गई, रीजनल किंगडम्स बन गए। कुछ इसमें गैर मुल्की थे जैसे सीथियंस थे, इंडो ग्रीक्स थे, और कुछ इसमें मकामी थे। ये जो मकामी हुक्मरान थे ये इस ज़माने में दक्कन में इक़्तिदार में आते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा कि जगराफियाई हालात का असर होता है तहज़ीब के इर्तिक़ा में। तो दक्कन के जो अलग जगराफियाई हालात थे उसकी वजह से वहाँ रियासतों का क़याम कुछ बाद में हुआ शुमाली हिंदुस्तान के मुकाबले में। और सबसे बड़ी जो सल्तनत कायम हुई दक्कन में वो सातवाहन ख़ानदान की थी, जिन्होंने मगरबी साहिल से मशरक़ी साहिल तक दक्कन के इलाके में एक सियासी इत्तेहाद कायम किया। उनके ज़माने में तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ, रोम के साथ तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर हुई।
बौद्ध मजहब का जो एक्सपेंशन है, उसकी जो तौसी है, वो दक्कन के इलाके में हुई। और दक्कन में भी जो वहाँ की मकामी ज़बान थी, जो वहाँ की प्राकृत ज़बान थी, उसको उरूज हासिल हुआ। और इसके बाद फिर जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है हिंदुस्तान का, जनूबी हिंद का जो सबसे आखिरी किनारा है, जो पेनिनसुलर इंडिया भी कहलाता है, वहाँ रियासतों की तश्कील का अमल शुरू होता है। तमिलहम का जो इलाका है, जिसके बारे में हम लोग गुज़श्ता 2 लेक्चर्स में बात कर रहे थे, वहाँ किस तरह बिल्कुल इब्तदाई दौर से कबीलाई रियासतें बनती हैं और उन कबीलों की जो अपनी एक तंजीम थी, उससे फिर कुछ बड़े सियासी अदारे बनते हैं, सियासी तंजीमें बनती हैं, और इस तरह सल्तनत साजी का क़याम या रियासतों का क़याम अब तमिलहम के इलाके में भी हो जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में, यानी शुमाल से लेकर बिल्कुल जो पेनिनसुलर इंडिया, जजीरा नुमा हिंद है, वहाँ तक सियासी इर्तिक़ा का अमल पूरा हो जाता है, मगर 2 अलग-अलग, बल्कि 3 अलग-अलग तरीके से। शुमाली हिंदुस्तान में एक वसी मुल्कगीर सल्तनत बन जाती है। दक्कन में एक बड़ी सल्तनत का क़याम होता है, मगर वो इलाकाई सल्तनत है, हिंदुस्तान गीर नहीं है। और तमिलहम में छोटी-छोटी रियासतें कायम होती हैं, जो अभी एक वसी सल्तनत की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती हैं या नहीं कर पाती हैं। तो 3 दर्जे हैं, 3 इलाके हैं, 3 दर्जे हैं, और इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि जग़राफ़ियाई हालात का असर किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर, सियासी ज़िंदगी पर और दूसरे पहलुओं पर पड़ता है। बिल्कुल आखिर में, यानी आज हमने आपसे जो कुछ बातें कही, उसमें तमिल ज़बान की तरक्की और इर्तिक़ा के बारे में हम लोगों ने गौर किया, और इसलिए भी इस टॉपिक पर या इस मौजू पर गौर करने की ज़रूरत थी कि जज़ीरा नुमा हिंद का जो इलाका है, जहाँ बाद में चोल और पांड और चेर ये रियासतें बनी, ये सल्तनतें बनी, उसकी अपनी एक पहचान है। और उसको इस इब्तिदाई दौर में समझने के लिए जो भी हमारे पास थोड़े बहुत माखज़ हैं, जो भी सोर्सेज हैं, वो तमिल ज़बान व अदब के हवाले से ही हैं। चाहे ये कदबे की शक्ल में हो, चाहे ये शेरी तख्लीक़ात की शक्ल में हो, चाहे इनकी जो एक मुनज़्ज़म सूरत है, संगम अदब, उस सूरत में हो। तो तमिल ज़बान का मताला इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम तमिलहम के हालात को समझने की कोशिश करें, वहाँ रियासतों के तश्कील के अमल को समझने की कोशिश करें, वहाँ की अवामी ज़िंदगी और वहाँ के तौर तरीक़ों को समझने की कोशिश करें, तो फिर हमारे लिए तमिल ज़बान और अदब का मताला निहायत अहम हो जाता है। तो ये रेलेवेंस था, ये वजह थी कि हमने आखिर में आज के इस लेक्चर में तमिल ज़बान और अदब के बारे में भी गुफ्तगू की। आपको याद होगा कि आपका ये जो पर्चा है, इसमें 18 यूनिट्स हैं, और उन सभी पर हम लोगों ने आज अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की। अब इस पेपर के हवाले से फिर मेरा कोई डिस्कशन, कोई लेक्चर आपके साथ नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक जो बातें हम लोग करते रहे हैं और जिन बातों पर हमने आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, उससे आपको अपनी स्टडी मटेरियल को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। हमने एक तरह से उन बातों को हाईलाइट किया है जिनको ज़्यादा तफसील से आपके स्टडी मटेरियल में लिखा गया है। तो ये एक आपके पास बुनियादी हवाला होगा, एक बेसिक फ्रेमवर्क होगा, और इसकी रोशनी में आप अपनी स्टडी मटेरियल को जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा तफसील से और ज़्यादा बेहतर तौर पर तारीख़ के इर्तिक़ा के अमल को समझने का मौका मिलेगा। और अगर ऐसा होता है, अगर इसमें आपको आसानी होती है, तो फिर मेरे ख़्याल से आप हिंदुस्तानी तारीख़ के इर्तिक़ा के इस अमल को ज़्यादा अच्छे तौर पर, ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। और ये अब तक की गुफ्तगू इस सिलसिले में आपके लिए मददगार होगी। तो आज के लिए भी और इस पेपर के लिए भी इतना ही हम कहेंगे, और अब आपसे रुख़्सत होने का वक्त आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और इस बात की भी मुझे उम्मीद है कि जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है, आप उससे पूरी तरह इस्तेफ़ादा करेंगे और हिंदुस्तानी तारीख़ के इस इब्तिदाई दौर को समझने में आपको इससे आसानी होगी।